जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, पर्सनल लोन डिफॉल्ट करने पे या फिर किसी भी तरीके का क्रेडिट कार्ड, एनबीएफसी लोन या फिर कोई भी अनसिक्योर लोन डिफॉल्ट करने पे कौन सी सजा हो सकती है और आखिरकार बैंक और एनबीएफसी एंड में क्या कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे भाइयों का सवाल रहता है, जिन भी भाइयों की एक आधी किस्त टूटी होती है, डिफॉल्ट हुई होती है या फिर अभी डिफॉल्ट ही नहीं हुआ होता, वो बार बार ये चीजें पूछते हैं कि सर कौन सी सजा हो सकती है, फिर ज्यादा से ज्यादा बैंक हमारा क्या कर सकता है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, यही चीज आप लोगों को समझाएंगे कि बैंक ज्यादा से ज्यादा आप लोगों का क्या कर सकता है। जो मैं बता रहा हूं वो बैंक और एनबीएफसी दोनों के लिए ही लागू होगा, तो आप लोग दोनों का ही देखिएगा। ये मत बोलिएगा कि सर एनबीएफसी का बताओ या फिर क्या कहते हैं मैंने ऐप से लोन लिया उसका बताओ। मैं बताता हूं तो दोनों का ही बताता हूं, ठीक है। बैंक और एनबीएफसी में ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं होता, बस थोड़ा सा उनके रिकवरी के तरीके थोड़े से अलग होते हैं, बाकी दोनों में ही सिस्टम सेम ही रहता है, समझ रहे हैं। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको लोन रिकवरी वाला ज्यादा परेशान कर रहे हैं, कॉल्स, विजिट वगैरह या फिर कोई लीगल नोटिस वगैरह ऐसा आया है, फिर और कोई दिक्कत परेशानी है, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी टीम से बात कर सकते हैं, ओके। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि अगर मान लेते हैं कोई भी अनसिक्योर लोन डिफॉल्ट करता है तो बैंक ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि आपने जो भी अनसिक्योर लोन डिफॉल्ट करा है ना मेरे भाई, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे बिजनेस लोन हो, चाहे एजुकेशनल लोन हो, चाहे अपना कोई केसीसी का लोन हो जो कि अनसिक्योर हो, ठीक है, या कोई क्रेडिट कार्ड हो या कोई ऐप का लोन हो, किसी भी ऐप का लोन हो, ठीक है। अगर वो अनसिक्योर है, आपने किसी भी प्रकार की कोई गारंटी नहीं दे के रखी हुई है, ओके, तो बैंक आपका कुछ भी नहीं कर सकता है। आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। ना तो आप पे बैंक किसी प्रकार की कोई एफआईआर करवा सकता है, आपने कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं कर रखी है। हमारे देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है कि अगर आपने कोई भी लोन ले रखा है और आप उसकी किस्त पे नहीं कर पा रहे हो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते और आपने कोई फ्रॉड कमिट नहीं करा है, तो आप पे किसी भी तरीके की कोई एफआईआर नहीं हो सकती। तो आप ये चीज तो अपने मन से निकाल दो। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, ये लोग पुलिस बन के, एडवोकेट बन के फोन करते हैं, बोलते हैं कि आपके खिलाफ यहाँ पर केस दर्ज हो गया है, आपके खिलाफ इस थाने में एफआईआर हो गई है, हम घर पे पीसीआर लेके आ रहे हैं, ऐसा ऐसा कह के डराते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, फेक फेक नोटिस भेजते हैं इस तरीके के, इस प्रकार के। तो आप लोगों को डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आपके खिलाफ कोई भी एफआईआर नहीं हो सकती है, ठीक है। क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। आपका जब लोन डिफॉल्ट होगा तो शुरुआत के 1-2 दिन तो आपको कंप्यूटराइज कॉल आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपके पीछे रिकवरी वाले दलाल लगा देंगे, 10वीं फेल रिकवरी एजेंट, ठीक है, जो कि आपको कॉल करके आपसे आपके हालचाल नहीं पूछेंगे, आपसे आपकी प्रॉब्लम नहीं सुनेंगे, सिर्फ बोलेंगे पेमेंट करवा दो, पेमेंट करवा दो, पेमेंट करवा दो। आप लोगों की गलती क्या होती है मैं समझाता हूं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति, अगर आप या तो कॉल नहीं उठा रहे हो तो बिल्कुल मत उठाओ, कोई जरूरी नहीं होता इनसे बात करना, ठीक है। बट अगर आप कॉल उठा रहे हो और बात कर रहे हो तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, पहले तो इनसे बात करने का तरीका सीखो, ठीक है। हमारे चैनल पे रिकॉर्डिंग्स पड़ी हुई हैं जिनमें मैंने खुद भी बात करी है और हमारे कई क्लाइंट्स की भी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। आप लोग उस तरीके से बात कर सकते हो, सबसे बढ़िया तरीका। आप लोग बातें कैसे करते हो, इन पे फोन उठाओगे और इन पे बोलोगे कि सर मुझे टाइम चाहिए कुछ महीनों का, मैं भी पेमेंट नहीं कर सकता। अरे मेरे भाई, सामने जो व्यक्ति बैठा है ना, वो उसकी सैलरी 10,000 रुपया कुल मिला के, समझ रहे हो। वो तुमको टाइम क्या देगा, टीएल उसके पिछवाड़े में डंडा करके बैठा हुआ है कि शाम तक मुझे 4 लीड चाहिए, 2 लीड चाहिए, ऐसे प्रकार के। तो वो टाइम देने वाला कोई होता ही नहीं है। जब तक आपके पास पैसे थे, आप पेमेंट कर रहे थे, तब तक बैंक मालिक था, समझ रहे हो, ठीक है। तब तक बैंक का कर्जा आपके ऊपर था। जब आपके पास पैसे ही नहीं रहे हैं, आप किस्त पे कर ही नहीं सकते हो, तब कोई दिक्कत नहीं है। जो एग्रीमेंट आपके और बैंक के बीच में हुआ था वो गया टूट। तो अब आप मालिक हो, अब आपकी बातें बैंक को सुननी पड़ेगी, सीधी सी बात है, ओके। आपके पास अभी पैसा नहीं है और जहां तक मुझे पता है 6-7 महीने तो आ भी नहीं सकता है ना। आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, 6-7 महीने कहीं से पैसा नहीं आएगा आप लोगों के पास, मुझे जेनुअनली पता है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर मुझे 4-5 महीने का टाइम चाहिए, फिर अब मैं 2-4 महीने में भर दूंगा। तो मैं उन पर बोलता हूँ सीधे कि मुझे पता है आपके पास पैसा नहीं आने वाला है, क्योंकि यार 3 महीने के बाद अगर किसी के पास पैसा आने वाला होता ना तो वो डिफॉल्ट करता ही नहीं, जेनुअनली बता रहा हूँ, समझ रहे हो। जब बिल्कुल ही किसी अच्छे व्यक्ति की, जो कि कोई फ्रॉड नहीं करना चाहता, ठीक है, जिसको जेनुअनली कोई प्रॉब्लम है, वो तभी डिफॉल्ट करता है जब उसके पास बिल्कुल भी पैसे ना बचे हो। अगर आपके पास मान लेते हैं आपके 40,000 रुपये ईएमआई थी और 35,000 रुपये आपके पास है और आप 5,000 रह रहे थे भरने के लिए, तो आप भर देते कहीं से भी लेके। अब मान लो 40,000 की ईएमआई है और आपके पास पैसे 10,000 रुपये आ रहे हैं, जिसमें आपको रेंट भी देना है, आपको घर का खर्चा भी चलाना है, तो आप कहाँ से ईएमआई भर दोगे,
कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का। और कई हमारे भाई हैं जो कि ये भी सोचते हैं कि यार मैंने बैंक के साथ कोई गलती कर दी है, बैंक ने मुझे बहुत सोच के पैसा दिया और मैं अब उनका नहीं भर पा रहा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जितनी डिफॉल्ट में आपकी गलती है ना, उतनी ही बैंक की भी है। बताता हूँ कैसे, प्रैक्टिकली वे में बताता हूँ। जब भी बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है तो वो आपका सिविल चेक करता है। आपके सिविल से उनको सारी डिटेल पता लग जाती है कि आपके ऊपर कितने लोन चल रहे हैं, कितना उनका अमाउंट बचा हुआ है, कितनी ईएमआई आप पे आ रही है। अब सपोज करो मैं आप लोगों को एक क्लाइंट का मेरा स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने कॉल वगैरह बुक करके बताया था। वो दिल्ली के अंदर गार्ड की जॉब करते हैं, सब कुछ काट पीट के 16,000 रुपये मिलते होंगे, ठीक है, 16-18,000 रुपये के समथिंग मिलते होंगे। उनको सारे बैंकों ने और कार्ड वगैरह मिला के कितना लोन चढ़ा दिया होगा उनके ऊपर 8.5 लाख रुपए से ऊपर का लोन और कार्ड का बिल था। समझ रहे हो, बैंकों ने कार्ड दे दिए लाख लाख रुपए के ऐसे ही। अब आप सोच के देखो, अगर किसी को आप जो 16,000 या 15,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति है, उसको आप ऐसे ही दे दोगे क्या लाख 2 लाख रुपए का कार्ड है। चलो मान लेते हैं एक बैंक ने दे भी दिया, तो दूसरे बैंक का अंधा हो गया, उसको दिख नहीं रहा है कि भाई साहब इस व्यक्ति के ऊपर पहले से एक कार्ड चल रहा है जिसको इसने पूरा यूटिलाइज कर लिया है, या फिर उसके ऊपर पहले से लोन चल रहा है 2-3 लाख रुपए का। तो अगर मैं इसको लोन दूंगा, इसकी सैलरी 16,000 रुपए है, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि कोई गलत सैलरी दिखाई होगी, सैलरी भी सही दिखाई है। उन्होंने सैलरी स्लिप लिया था जब कार्ड वगैरह और वो सारी चीजें दी थी लोन वगैरह, तो सैलरी स्लिप थी, सारी डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करे गए थे। अब जिसकी 16-17 हज़ार रुपए सैलरी है यार, उसको अगर तुम मान लो 5 लाख रुपए का लोन दे दोगे, तो वो कहाँ से किस्त भरेगा? सोच के देखो, कहाँ से वो कार्ड की पेमेंट करेगा? वो कहाँ से लाएगा भाई साहब 2 लाख रुपए साल में? खर्चा होने को हो जाते हैं वैसे। मान लो खर्चा आपने पर्सनल लोन के नाम पे दे दिया, वो घर पे लगा देगा, वो किसी रिश्तेदार को दे देगा, रिश्तेदार पैसे वापसी नहीं करेगा। होता है सर, लोगों ने, बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर बताते हैं 5-5, 10-10 लाख रुपए रिश्तेदार के इलाज में लगा दिए, फिर कर दिए, ना पैसे आए ना रिश्तेदार से भी रिश्तेदारी टूट गई। समझ रहे हो? तो ये लोगों के साथ होता है, लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है कई बार। एक हमारे सब्सक्राइबर थे, उनका एक कार्ड था SBI का, उनका 3-3.5 लाख रुपए का कार्ड होगा, उनके कार्ड से अपने आप ही पैसे कट गए, पता नहीं कहाँ चले गए, कैसे हुआ, फ्रॉड वगैरह की कंप्लेंट भी करी। अब रिकवरी वाला उनके पीछे पड़ा हुआ था, तो कंप्लेंट वगैरह करके रोका गया वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, समझ रहे हो? बैंक की भी इसमें प्रॉपरली गलती रहती है कि वो आपका रिकॉर्ड नहीं देख रहा, आपके ऊपर कितना कर्जा भी चल रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं देख रहा। वरना एक व्यक्ति के ऊपर अगर मान लो 5 लाख रुपए का कर्जा है, वो चुकाने के चक्कर में उसके ऊपर 50 लाख रुपए का कर्जा हो जाता है। समझ रहे हो? ऐसा जेन्युइनली रियलिटी में होता है। 5 लाख को भरने के चक्कर में, मतलब मान लो पैसे शुरुआत में लाख रुपए लिया, उसकी EMI जाने में दिक्कत हो रही थी तो लाख रुपए का और ले लिया, ऐसे करके 2 लाख का और ले लिया, ऐसे करके फिर कार्ड यूज कर लिए, फिर उन कार्डों को भरने के लिए और लोन ले लिया, ऐसे कर करके 10-20 लाख रुपए का भट्टा बैठ जाता है एक व्यक्ति का। और फिर उसके बाद जब व्यक्ति बिल्कुल ही मतलब बुरे हाल में आ जाता है, तो बैंक अपनी असलियत पे आ जाते हैं। समझ रहे हो? तो इसीलिए ऐसा नहीं कि बैंक ये बहुत ज़्यादा कोई दूध के धुले होंगे या फिर बहुत बड़ी उन्होंने कोई कर्म करे होंगे। ये भी आपके जो आपके ऊपर प्रॉब्लम चल रही है उसमें सेम बराबर के भागीदार है, ठीक है। तो इन पे कोई वो जितना रहम करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि आपको इनसे बात करनी कैसे। देखो, डिफॉल्ट हो गया, आप इनको मेनली पूरी प्रॉब्लम नहीं बता सकते, मैं बताता हूँ कॉल पे कैसे बात करी जाती है। सपोज करो आपने फ़ोन उठाया, वहाँ से बात आई कि सर मैं फलाना ढिमकाना बैंक से ये ABCD बंदा बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप पहले उनसे उनका नाम जरूर कंफर्म कर लीजिए, बिना नाम के किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि आगे चल के अगर मान लो आपको ये गाली गलौज करता है, कुछ करता है, या फिर आपसे इसकी बहस हो जाती है, कुछ उल्टा सीधा बोल देता है, तो आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हो। और कंप्लेंट करने से ही कॉल्स और विजिट रुकती हैं, मैं फिर बताता हूँ, ठीक है। कई सारे व्यक्ति हैं जो कि बोलते हैं कि मैं ये कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, फलाना ढिमकाना, बाद में उन्हें कंप्लेंट ही करनी पड़ती है। समझ रहे? कंप्लेंट से ही विजिट रुकती हैं और कॉल्स भी रुकती हैं। आप उससे बात कर रहे हो, उससे उसका नाम पूछ लो, ज़्यादा कुछ हो तो एम्प्लॉय ID भी पूछ लो, ठीक है। नहीं बताया तो कह दो मैं बात नहीं करूँगा, मुझे क्या पता तुम कौन हो, है ना? सीधी सी बात है। आगे उससे सीधा बोले कि भाई मेरे ऊपर चल रहा है मल्टीपल लोन्स। ओके, आप ये बता सकते हो। कई लोग सोचते हैं कि सर हम मल्टीपल लोन्स के बारे में बता देंगे तो वो लोग फ्रॉड का केस नहीं कर देंगे। मेरे भाई, जब उन्होंने लोन दिया था ना, तभी वो सिविल में चेक कर लिया था उन्होंने कि आपके ऊपर मल्टीपल लोन चल रहे हैं, तो आपको इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आप उन्हें सीधे बताइए कि भाई साहब मेरे ऊपर चल रहे हैं मल्टीपल लोन्स, मैं इसकी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, आप इसको डाल दीजिए RTP, इसके आगे चल के 6-7 महीने के बाद, राइट ऑफ के बाद इसकी सेटलमेंट करेंगे। कई सारे भाई पूछते हैं RTP का मतलब क्या होता है, तो मेरे भाई RTP का मतलब होता है रिफ्यूज टू पे। आप लोगों को घबराना नहीं, आप सीधे बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि ये रिकवरी का कोड है, ये कोड एक बार पड़ जाएगा तो आपका फिर सिंपली से तरीके से
आगे रिकवरी में कोई खास प्रोसीजर नहीं होगा, विजिट वगैरह बहुत कम होती है इसके बाद, या फिर नहीं भी होती है। और बताओ, समझ रहे हो? तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और रही बात वही अपनी विजिट्स वगैरह की, तो मैंने फिर बताया है कि कंप्लेंट्स करनी पड़ेंगी, मल्टीपल कंप्लेंट्स करनी पड़ती हैं ट्विटर पे, मेल्स पे और आरबीआई में। आरबीआई में जो कंप्लेंट है वो 1 मंथ के बाद होती है, आपने पहले कोई कंप्लेंट करनी होती है। मैं पूरा डाटा भी बता देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि होम विजिट होने से पहले ही रुक जाए, तो मान लेते हैं 1 तारीख को आपका डिफॉल्ट हुआ है, ओके, अब 2 तारीख को कॉल्स की कंप्लेंट कर दो, मेल के द्वारा या ट्वीट के द्वारा, ठीक है। आधा काम तो यहाँ से हो गया। और हर दूसरे या 2-4 दिन के बाद एक बार एक मेल डाल दिया करो। और कंप्लेंट ऐसे करनी है, ये नहीं बोलना कि कॉल्स बहुत आ रहे हैं, ये कोई कंप्लेंट नहीं होती है, ठीक है। आपको सीधे कहना है कॉल पे गाली गलौज हो रही है, मेरे रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे हैं, मुझ पे गाली गलौज कर रहे हैं, मेरी फैमिली पे गाली गलौज कर रहे हैं, ये चीज़ होती है कंप्लेंट में, ठीक है। आप ऐसे कंप्लेंट करोगे, उसके बाद 30 डेज़ के बाद आप आरबीआई में कंप्लेंट कर सकते हो। आरबीआई में कंप्लेंट करने के बाद एक तो आपके कॉल्स रुक जाएंगे, सेकेंडरी चीज़ ये होगी कि आपके होम विजिट बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, ठीक है। कई लोग जो बोलते हैं कि आरबीआई में कंप्लेंट करने के बाद होम विजिट नहीं रुकती, आपने कंप्लेंट सही तरीके से नहीं करी है, आपने पक्का 100% कोई ना कोई गलती करी है। कई लोग क्या करते हैं, ब्लॉक गलत चुन लेते हैं, या फिर सेटिंग मतलब जो लिस्ट आती है उसमें गलत नाम डाल देते हैं, या फिर अपनी कंप्लेंट में स्ट्रिक्टली मेंशन नहीं करते कि होम विजिट वगैरह हो रही है, तो इसीलिए वो रुकती नहीं है। आप स्ट्रिक्टली मेंशन करो, उसके बाद सब रुक जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सेकेंडरी चीज़ ये लोग क्या कर सकते हैं, नोटिस पे लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। मैं कहता हूँ नोटिस से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले प्रायर नोटिस भेज रखा है तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। अगर नहीं भेजा है तो आप कुछ मत करो, आप दोनों ही सूरतों में एक काम करो। आपको कोई भी नोटिस रिसीव होता है, आप उस नोटिस को पहले पूरा चेक करो, वो रियल है कि नहीं है, ठीक है। उस नोटिस का जवाब देने की ज़रूरत है कि नहीं है, किसी से भी चेक करवा सकते हो। और किसी से चेक करवाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी फ़ोन वाले की दुकान पर चले गए और वहाँ पर उस फ़ोन वाले से चेक करवा रहे हो, उनको घंटा कुछ नहीं पता इस बारे में, ठीक है। आप किसी एक्सपर्ट से ही चेक करवाओ, उससे ही चेक करवाने के बाद आप उनका जो भी रिप्लाई होगा उस नोटिस का रिप्लाई दे दीजिए, बात वहाँ पर खत्म हो गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। कई लोग हैं जो कि सेक्शन 25 के केस से, जो कि ईसीएस बाउंस का होता है, फिर चेक बाउंस के केस से डरते रहते हैं, ठीक है। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है। 95% बैंक और कंपनियां कभी भी केस फाइल नहीं करती हैं, और नोटिस के बाद तो बहुत कम चांसेस होता है कि आप पे केस फाइल हो, नोटिस के रिप्लाई के बाद, ठीक है। बट अगर उसके बाद भी केस फाइल होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम डे बेलेबल ऑफेंस है, कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। आगे चल के जो सेटलमेंट होगा, अगर आप राइट ऑफ तक वेट कर लेते हो तो आपकी सेटलमेंट आराम से 10 से 15% में सभी क्रेडिट कार्ड की हो जाएगी, और 10 से 20% के बीच में सारे पर्सनल लोन, जितने भी अनसिक्योर लोन है, उनकी सेटलमेंट हो जाएगी, ठीक है। सेटलमेंट से पहले आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये लोग कई बार आपको गोली देंगे, ठीक है, इस प्रकार की गोली देंगे, मैं बताता हूँ कि आप एक EMI पे कर दो, अगले महीने हम लोग आपके लिए 10% का ऑफर ले आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप EMI ही पे कर दोगे मेरे भाई, तो आपकी सेटलमेंट क्यों होगी? सोच लो, मैंने तुमसे पैसा ले रखा है और मैं तुम्हारा पैसा टाइम पे नहीं दे रहा हूँ, अगर मैं टाइम पे देने ही लगूंगा तो तुम मुझसे क्यों बोलोगे कि सेटलमेंट कर ले, है ना? आप तो तभी बोलोगे ना सेटलमेंट कर ले, जब मैं आपका पैसा दूंगा ही नहीं, बिल्कुल ही बंद कर दूंगा उसको। तो ये लॉजिक लगाइए, इनके लॉजिक पे मत आइए। आपको किसी न किसी प्रकार से बहलाने, फुसलाने और क्या कहते हैं, फ्रॉड करने की तैयारी में रहते हैं। और सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, मैं फिर बताता हूँ। सेटलमेंट जब भी करें तो प्रॉपरली लेटर को वेरीफाई करवाएं, पेमेंट कभी भी पहले ना करें, पूरे लेटर वेरीफाई हो जाए सारी चीज़ें, उसके बाद ही ऑनलाइन तरीके से पेमेंट करें, ठीक है। वो भी आप बैंक को मेल कर दो, उनसे तरीका पूछो कि भाई साहब किस तरीके से पेमेंट करनी है, वहाँ पर वो लोग लिंक प्रोवाइड कर देते हैं, उसी पे जाके पेमेंट करिए ताकि आपके सेटलमेंट प्रॉपरली वैलिड हो जाए। ऐसा कोई भी बैंक नहीं जो NOC या NDC प्रोवाइड ना करता हो। आपका जैसी सेटलमेंट हो जाएगी 7 से लेकर 14 दिन के बीच में NOC और NDC आपको प्राप्त हो जाएंगे, उसके बाद आपकी सेटलमेंट होगी, बात खत्म वहीं पर, ठीक है। मेनली सारे ही पर्सनल लोन और सारे ही क्रेडिट कार्ड के अंदर यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इससे आगे कोई चीज़ नहीं बढ़ती है। तो दोस्तों, डरे घबराए ना, टेंशन बिल्कुल भी ना लें, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर अभी भी कोई दिक्कत परेशानी लग रही है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।